आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ओ हेनरी की लिखी कहानी सजा हुआ कमरा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शहर के पश्चिमी भाग में लाल ईंटों वाले मकान के मोहल्ले में ऐसे लोग बसते हैं जो स्वभाव से बेचैन, अस्थिर और समय के समान पलायनशील होते हैं। बेघर पर जिनके सैकड़ों घर, चिरगतिमान, वे एक कमरे से दूसरा कमरा बदलते रहते हैं। निवास की तरह उनके दिल और दिमाग भी हमेशा चलायमान। प्यारे घर का राग अलापना, डिब्बे में कुल देवता की मूर्ति लिए घूमना, हाजिर को हुजूर मानना और जहां रैन वहीं बसेरा, यही उन लोगों का जीवन होता है। इसलिए इस मोहल्ले के मकान, जिनमें हजारों लोग रह चुके हैं, अगर हजारों नीरस कहानियां सुनाएं तो क्या आश्चर्य। इन घुमक्कड़ों के समूह में यदि कोई रहस्य भरी बात मिल जाए तो भी क्या आश्चर्य। एक शाम को अंधेरा होने के बाद एक नौजवान इन टूटे फूटे लाल मकानों की घंटियां बजाता हुआ घूम रहा था। 12वीं बार उसने एक मकान के दरवाजे पर अपना पतला सा थैला रखकर ललाट और हैट की धूल पहुंची। घंटी की आवाज दूर किसी गहराई में गूंजती हुई सुनाई दी। ये 12वां मकान था जिसकी घंटी उसने बजाई थी। किसी अस्वस्थ और पेटू कीड़े सी दिखाई देने वाली एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि सुपारी को कुतर कुतर कर खोखला करने के बाद अब वो खाए जाने योग्य किराएदार जीवों की तलाश में है। नवयुवक ने किराए पर कमरा पाने के संबंध में पूछताछ की। मकान मालकिन अपनी खरखरी आवाज में बोली, अंदर आ जाओ। 1 हफ्ते से तीसरी मंजिल पर पिछवाड़े का एक कमरा खाली है, देखना चाहते हो? नौजवान उसके साथ ऊपर गया। बरामदे में छाए हुए अंधकार को न जाने कहाँ से प्रकाश की धुंधली रेखाएं आकर कुछ हल्का कर रही थीं। धीरे धीरे वे ऊपर चढ़े। जीने पर बिछी हुई दरी इतनी पुरानी थी कि उसे बुनने वाला करघा भी उसे पहचानने से मना कर देता। उस अंधेरे दुर्गंधयुक्त वातावरण में दरी की हालत जीने पर चिपकी हुई काई या लील से भी बदतर हो चुकी थी और पांवों के नीचे कोई प्राणवान वस्तु सी सरकती मालूम होती थी। जीने के हर मोड़ पर दीवार में छोटे छोटे आले थे। कभी शायद इनमें गमले रखे जाते होंगे जो उस विषाक्त और गंदे वातावरण में घुटकर मर गए होंगे। शायद वहां संतों की मूर्तियां रखी गई होंगी जिन्हें शैतान और पिशाचों के झुंड घसीटकर और भी अधिक गहरे और अंधेरे नरक में ले गए हों तो कोई आश्चर्य नहीं। अपनी खरखरी आवाज में मकान मालकिन बोली, ये कमरा है और ये इतना अच्छा है कि कभी खाली नहीं रहता। पिछली गर्मियों में बड़े रईस लोग इसमें रह चुके हैं जो मुझे किसी तरह तकलीफ नहीं देते थे और किराया हमेशा पेशगी देते थे। पानी का नल बरामदे के उस सिरे पर है। स्प्राउल्स और मूनी 3 महीने तक किसी कमरे में रहे। वे नाटक में काम करते थे। मिस बेटी स्प्राउल्स, तुमने शायद उसका नाम सुना होगा, लेकिन ये नाम तो उसने स्टेज के लिए रख लिया था। वहां सामने सिंगारदान के ऊपर उनका विवाह सर्टिफिकेट फ्रेम में टंगा रहता था। रोशनी के लिए गैस भी है और कई अलमारियां भी। इस कमरे को हर कोई पसंद करता है और इसीलिए ये कभी खाली नहीं रहता। नौजवान ने पूछा, क्या तुम्हारे मकान में नाटक में काम करने वाले बहुत लोग रहते हैं? हाँ, आते जाते रहते हैं। मेरे किराएदारों में सबसे ज्यादातर का संबंध नाटक से ही है। ये मोहल्ला ही नाटक वालों का है। एक्टर लोग ज्यादा दिनों तक एक जगह नहीं टिकते, वे आते जाते रहते हैं। मुझे तो अपने किराए से मतलब है। उसने कमरा किराए पर ले लिया और 1 सप्ताह का किराया पेशगी दे दिया।
वो बहुत ही थका हुआ था, इसलिए तुरंत ही कब्जा चाहता था। उसने दाम गिनकर चुका दिए। बुढ़िया ने बताया कि कमरा मय पानी और तौलियों के एकदम तैयार है। जैसे ही बुढ़िया वहां से जाने को तैयार हुई, उसने शायद 1000वीं बार वो प्रश्न पूछ लिया जो हमेशा उसकी जबान पर रहता था। आपके किराएदारों में मिस एलोई वाशनर नाम की कोई युवती रही हो, ऐसा याद पड़ता है? जहां तक मैं जानता हूं वो नाटक में गाने का काम करती है। वो गोरी दुबली पतली सुनहरे बालों वाली मझले कद की लड़की है और उसकी बाईं भौं के नीचे काला मस्सा है। नहीं, मुझे ऐसा कोई नाम याद नहीं। और ये नाटक वाले लोग कमरों की तरह नाम भी तो बार बार बदलते हैं। मैं उनके आने जाने की परवाह नहीं करती और उनके नाम भी नहीं जानती। निराशा, हर बार निराशा। इस सवाल को लगातार पूछते हुए 5 महीने बीत गए, परंतु हर बार निराशा ही पल्ले पड़ी। दिन भर नाटक के मैनेजरों, ठेकेदारों, संगीत पाठशालाओं और गायन मंडलियों से पूछताछ करना और रात को बेहतरीन नाटकों से लगाकर ऐसी नौटंकियों का प्रेक्षक बनकर घूमना जहां उसे खोज पाने की आशंका मात्र से वो सिहर उठता। जीवन में जिसे सबसे अधिक चाहा था, उसी को अब वो खोज रहा था। उसे विश्वास था कि घर से लापता हो जाने के बाद वो इसी शहर में कहीं रह रही है। ये शहर एक ऐसे बेबुनियाद विशाल कीचड़ के गर्त के समान था जिसके कण हमेशा अदल बदल होते रहते थे। आज जो कण ऊपर दिखाई देते हैं, मुमकिन है वे ही कल गारे में लथपथ किसी गहराई में खो जाएं। कमरे ने अपने मेहमान का बनावटी सौजन्य से स्वागत किया। किसी वैश्या की मुंह फटहसी के समान क्षीण, सूखा और उत्साहहीन। आराम का कृत्रिम आभास देने वाली उसमें कई चीजें थीं, जैसे टूटा फूटा फर्नीचर, गद्दीदार सोफा जिसकी किनखाब की खोल तार तार हो गई थी, 2 कुर्सियां, 2 खिड़कियों के बीच एक दर्पण, पीतल का एक पलंग और फ्रेमों में मढ़े हुए कुछ सस्ते चित्र। मेहमान संज्ञाहीन सा कुर्सी पर लुढ़क गया। बेबल के कोलाहलमय टावर की तरह कमरे की गहराई से तरह तरह की आवाजें उठती सी सुनाई दे रही थीं, मानो कमरा अपने विभिन्न किराएदारों की कहानी सुना रहा हो। फटी पुरानी दरी के बीच में एक रंग बिरंगा कालीन ऐसा दिखाई दे रहा था मानो तरंगित समुद्र के बीच में कोई हरा भरा चौकोन टापू हो। भड़कीले रंगों के कागजों से मढ़ी हुई दीवारों पर उन चित्रों की सस्ती नकलें लगी हुई थीं जो इन अभागे आश्रयहीनों का कहीं पीछा नहीं छोड़ती, जैसे युगेनाट प्रेमी युगल, पहली तकरार, विवाह भोज, फव्वारे के पास खड़ी रति आदि। एमेजोनियन बैले की किसी अर्धनग्न नर्तकी के दुपट्टे के समान भड़कीले पर्दे से अंगीठी की शुष्क और नीरस मेहराब भद्दे तरीके से ढकी हुई थी। मेहराब के ऊपर कुछ टूटा फूटा कबाड़ा पड़ा था, जिसे कमरे के अभागे निवासियों ने किसी बेहतर जगह जाते समय वहीं फेंक दिया था, जैसे टूटे फूटे फूलदान, एक्ट्रेसों की तस्वीरें, दवाई की शीशियां या ताश के कुछ पत्ते। कमरे के पूर्व निवासियों की बारात द्वारा छोड़ी गई इन निकम्मी चीजों ने किसी कूट भाषा के संकेतों की तरह एक एक करके अपना महत्व प्रकट करना आरंभ किया। सिंगारदान के सामने वाला कालीन का जर्जर हिस्सा ये सुना रहा था कि सुंदरियों के झुंड यहां आ चुके हैं। दीवार पर पड़े उंगलियों के निशान ये घोषणा कर रहे कि यहां बंद किए हुए कैदी रोशनी और हवा के लिए लड़खड़ा चुके हैं। किसी फटे हुए बम की छाया के समान दीवार पर फैला हुआ एक धब्बा गुस्से में आकर दीवार पर दे मारे गए किसी गिलास या बोतल की कहानी कह रहा था। दर्पण पर किसी ने हीरे से बड़े बड़े अक्षरों में मेरी खोद दिया था। ऐसा लगता था कि कमरे की भयानक ठंड सहन न कर सकने से चिढ़कर उसके अनेक निवासियों ने अपना सारा गुस्सा कमरे पर ही उतार दिया था। फर्नीचर खरोंचा हुआ था। कई कमानियों के टूट जाने से पलंग ऐसा दिखाई देता था मानो कोई भयंकर दैत्य छटपटाकर मर गया हो। किसी मारपीट के हुड़दंग में संगमरमरी मेहराब का एक कोना टूट चुका था। फर्श का हर तख्ता अलग अलग भाषा में अपने व्यक्तिगत दुख की राम कहानी सुना रहा था। इस बात पर विश्वास करना कठिन था कि कमरे को इतना नुकसान उन्हीं लोगों ने पहुंचाया जिन्होंने कुछ समय तक इसे अपना घर समझे रखा। पर हो सकता है कि घरेलू सुख पाने की वंचित इच्छा ने घर का नाम धारण करने वाले इस कमरे के प्रति
उनकी क्रोधाग्नि को भड़का दिया हो। अपनी तो झोपड़ी भी हो तो हम उसे झाड़ बुहार कर साफ रखें, सजाएं और उसे याद भी करें। नए किराएदार के दिमाग में इन विचारों ने खलबली मचा दी और कमरे में तरह तरह की नकली ध्वनियां और नकली गंध फैलने लगी। एक कमरे से उसे कामुक और बेहूदी हंसी सुनाई दी। दूसरे कमरे से डांटने की आवाज आ रही थी तो किसी से बच्चे की रुलाई और किसी से बैंजों की कर्कश ध्वनि। एक तरफ कहीं दरवाजे बंद होने के धमाके हो रहे थे तो दूसरी ओर से थोड़े थोड़े समय बाद घड़घड़ाती रेलगाड़ी निकल जाती या पिछवाड़े की चहारदीवारी पर बिल्लियां बुरी तरह गुर्राती। उसने कुछ सांसें खींची और सड़ी हुई लकड़ी से मिश्रित अलसी के तेल की दुर्गंध से व्याप्त भूमिगत तहखानों से निकली हुई किसी घुटी हुई ठंडी सड़ांध से उसका दम घुटने लगा। ज्यों ही वो आराम करने के लिए लेटा कि एकाएक सारा कमरा चंपे की मधुर और उत्कट सुगंध से भर गया। ये खुशबू बयार के झोंके पर सवार होकर इतनी मुस्तैदी और तेजी से आई थी कि वो किसी साकार प्रतिमा सी प्रतीत होती थी, जैसे किसी ने पुकारा हो। चौकन्ना होकर चारों ओर देखते हुए नौजवान ने जवाब दिया, क्या प्रिय? भीनी खुशबू ने उसे जैसे चारों ओर से लपेट लिया। कुछ समय के लिए उसकी चेतना अभिभूत हो गई और वो हक्का बक्का होकर सामने हाथ बढ़ाए हुए जैसे उसके स्वागत के लिए तैयार हो गया। लेकिन सुगंध किसी को बुला कैसे सकती है? निश्चय ही वो आवाज थी, लेकिन यदि वो आवाज थी तो उसने उसे छुआ कैसे, सहलाया कैसे? वो चिल्लाया, जरूर वो इस कमरे में रह चुकी है। कमरे में उस लड़की की कोई निशानी या कोई ऐसी चीज ढूंढने के लिए जिसे उसने छुआ हो वो व्याकुल हो उठा, क्योंकि उसे विश्वास था कि अपनी प्रेयसी की छोटी से छोटी निशानी को भी वो पहचान लेगा। मन को अभिभूत करने वाली चंपे की ये सुगंध, जो उसे बहुत पसंद थी और जो उसकी प्रेयसी की अपनी निजी थी, कहाँ से आ रही थी? कमरा कुछ लापरवाही से सजाया हुआ था। बारीक मेजपोश पर बालों में लगाने वाली पिनें बिखरी हुई थीं, जो स्त्री जाति की सबसे समझदार और अनन्य संगनियां हैं। उन्हीं के समान स्त्रीत्व तो अनिश्चित काल और निस्सीम भाव रखने वाली। इन्हें किसी प्रकार के व्यक्तित्व से शून्य पाकर उसने इनकी उपेक्षा कर दी। मेज की दराजों को टटोलते हुए उसे एक तिरस्कृत छोटा सा फटा हुआ रूमाल मिला। उसने उसे होठों से लगा लिया, परंतु उसमें तो कमल की खुशबू आ रही थी। उसने उसे दूर फेंक दिया। दूसरी दराज में उसे कुछ बटन, एक नाटक का कार्यक्रम, किसी सूदखोर बनिए की एक रसीद, 2-4 वन फूल और सपनों का अर्थ बताने वाली एक किताब मिली। अंतिम दराज में उसे स्त्रियों के बालों में लगाने की काली साटिन की जाली दिखाई दी, परंतु पिनों के समान ये जाली भी स्त्रियों के रोजमर्रा काम में आने वाली एक मामूली व्यक्तित्वहीन चीज है जो किसी रहस्य का पर्दा नहीं उठाती। और तब उसने किसी टोह लेने वाले कुत्ते की तरह कमरे का कोना कोना छान मारा, दीवारों का चप्पा चप्पा टटोर लिया, घुटनों के बल चलकर दरी की हर सलवट को संभाल लिया। अंगीठी की मेहराब, टेबल का हर दराज, पर्दे, दीवारें, कोने में शराबी की तरह लड़खड़ाती हुई अलमारी, कोई चीज उसने बिना तलाशी नहीं छोड़ी। पर उसकी कोई निशानी उसे नहीं मिली। फिर भी वो महसूस कर रहा था कि वो उसके पास चारों तरफ, सामने पीछे, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, सब तरफ छाई हुई है, उससे चिपटी हुई है, उसकी आराधना कर रही है और अंतरात्मा में उसकी आवाज इतने विषाद से पुकार रही है कि इंद्रियों को भी मजबूर होकर उस गूंज का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है। एक बार फिर वो जोर से चिल्लाया, हाँ प्रिय, और घूमकर फटी आंखों से शून्य में ताकने लगा। चंपे की उस खुशबू से वो रंग, रूप और स्पर्श को अलग नहीं कर सका। हे भगवान, ये खुशबू कहाँ से आ रही है और खुशबू में आवाज कब से आने लगी? वो दुविधा में पड़ गया। कमरे के कोनों और दरारों को कुरेदने से उसे कुछ सिगरेटें और बोतलों के कार्क मिले, जिन्हें उसने उपेक्षा से फेंक दिया। दरी की तह के नीचे एक आधी जली हुई सिगार मिली, जिसे गुस्से में आकर गालियां देते हुए उसने पैरों तले कुचल दिया। उसने कमरे का कोना कोना छान मारा। कमरे के भ्रमणशील किराएदारों की छोटी मोटी कई तुच्छ निशानियां तो उसे मिली, परंतु जिसे पाने के लिए वो व्याकुल था, जो शायद वहां रह चुकी थी और जिसकी आत्मा इस कमरे में मंडरा रही थी, उसका कोई चिन्ह तक उसे नहीं मिला।
तब उसे मकान मालकिन का ध्यान आया। उस प्रेतग्रस्त कमरे से भागकर वो नीचे आया। एक दरवाजे की दरार से कुछ रोशनी दिखाई दे रही थी, जिसे खटखटाते ही बुढ़िया बाहर आई। अपनी उत्तेजना पर यथासंभव नियंत्रण रखते हुए उसने पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि मेरे आने से पहले उस कमरे में कौन रहता था? जी हाँ, बता सकती हूं। उसमें स्प्राउल्स और मूनी रहते थे। बेटी स्प्राउल्स तो उसका नाटक का नाम था। वैसे वे दोनों पति पत्नी थे। मेरा मकान शराफत के लिए प्रसिद्ध है। उनके विवाह का सर्टिफिकेट भी फ्रेम में जड़ा हुआ वहां कील पर। ये बेटी स्प्राउल्स कैसी लड़की थी? मेरा मतलब दिखने में कैसी थी? काले बाल, नाटा कद, मोटा बदन और हंसमुख चेहरा। मंगलवार को उन्हें गए 1 सप्ताह हो गया। और उससे पहले कौन रहता था? एक कुंवारा ठेले वाला, जो 1 सप्ताह का किराया हजम करके भाग गया। और उससे पहले अपने 2 बच्चों के साथ श्रीमती क्रोडर, वो 4 महीने तक रही। और उससे भी पहले मिस्टर डोवल रहते थे, जिनका किराया उनके लड़के चुकाते थे। उनके पास ये कमरा 6 महीनों तक रहा। 1 साल का लेखा जोखा तो मैंने बता दिया, और उससे आगे मुझे याद नहीं। उसे धन्यवाद देकर वो अपने कमरे में वापस लौट आया, जहां सन्नाटा छाया हुआ था। कमरे को सजीव करने वाली चंपे की खुशबू उड़ चुकी थी। उसके स्थान पर कमरे में पुराने फर्नीचर की दुर्गंध छाई हुई थी, जैसे किसी ने वातावरण को बंदी बना लिया हो। इस आशा के टूटने पर जैसे उसका विश्वास ही बह गया। गैस की झुलती हुई पीली रोशनी की ओर वो कुछ देर तक घूरता रहा। पलंग के पास जाकर उसने चद्दर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने चाकू की सहायता से उसने इन टुकड़ों को खिड़की और दरवाजे की हर दरार में ठूंस दिया। इस प्रकार कमरे को चारों ओर से अच्छी तरह बंद करके उसने रोशनी बुझा दी। गैस की नली पूरी खोल दी और अपने भाग्य की सराहना करता हुआ पलंग पर जा पड़ा। आज की रात बियर पिलाने की बारी श्रीमती मैककूल की थी। बियर का गिलास सामने रखे हुए उनके साथ श्रीमती पर्डी यानी मकान मालकिन तहखानों में बने हुए एक ऐसे बियर हाउस में बैठी हुई थी, जहां बूढ़ी मकान मालकिनें बिला नागा इकट्ठा हुआ करती हैं। श्रीमती पर्डी बियर के झागों का स्वाद लेती हुई बोली, 3री मंजिल के पिछवाड़े का कमरा आज किराए पर चढ़ गया। किराएदार नौजवान ही है, जो 2 घंटे पहले ही आकर सोया है। गहरी प्रशंसा भरे शब्दों में श्रीमती मैककूल बोली, क्या सचमुच? फिर एक रहस्यमयी फुसफुसाहट में उसने कहा, उस प्रकार के कमरों को किराए पर उठाने में तुम्हारा कोई सानी नहीं। क्या तुमने वो बात उसे बताई? श्रीमती पर्डी अत्यंत खरखरे स्वर में बोली, कमरे किराया वसूल करने के लिए होते हैं। वो बात भला मैं क्यों उसे बताने लगी? हाँ, ठीक तो है। किराए से ही तो हम जिंदा हैं। तुम वाकई बड़ी व्यापार कुशल हो। यदि ये मालूम पड़ जाए कि कुछ ही दिन पहले उस कमरे में आत्महत्या हो चुकी है, तो अधिकतर लोग उसे लेने से ही इनकार कर दें। हाँ, तुमने ठीक कहा। हमें तो अपनी रोजी कमानी है। बिल्कुल। अभी 1 हफ्ते तो मैंने तुम्हारे 3री मंजिल के पिछवाड़े के उस कमरे को सजाने में मदद की थी। और वो लड़की जिसने गैस से आत्महत्या की, आह, कितनी सुंदर और नाजुक थी, और कितना मधुर उसका चेहरा था। श्रीमती पर्डी ने उसकी बात को मानते हुए भी टीका की, अगर उसकी बाई भौं के नीचे वो मस्सा न होता तो उसे सुंदर कहा जा सकता था। 1 गिलास बियर और। अभी आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी सजा हुआ कमरा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।